Assalamualaikum everyone. Hope you are all well. Welcome to our YouTube channel, Mr. Zoologist. I am Umme Farwa from University of Chakwal, Department of Zoology, and today I am going to talk to you about codfish. Let's see first of all table of contents. तो आज हम देखेंगे कि हमने इस टॉपिक के अंदर कवर क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके अलावा इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे, इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, देन इसके बिहेवियर के बारे में और रिसेंट इंसाइट्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में आज जो है हमने डिस्कस करना है जीनस गैडस मारहुआको। कोडफिश की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अटलांटिक कोड और एक होती है पैसिफिक कोड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अटलांटिक कोड। अटलांटिक कोड क्या है कि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोल्ड वाटर मेरीन फिश स्पीशी है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, एडल्ट्स, तो वो तकरीबन 20 ईयर्स तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं और 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर साइज़ और 40 केजीज़ तक का वेट जो है वो अटेन करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर देखी जाए तो किंगडम तो ऑब्वियसली एनिमिलिया है, इसके फाइलम क्लास एक्टिनोप्टरजाई है, ऑर्डर गैडीफॉर्म्स है, फैमिली गैडिडी है, जीनस जो है गैडस है और स्पीशीज़ गैडस मारहुआ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि टेम्परेचर है, सैलिनिटी है एंड ओशन करंट्स है। ठीक है, प्राइमरीली जो है ज़्यादातर ये कोल्ड टेम्परेट वाटर्स जो होते हैं ना नॉर्थ अटलांटिक ओशंस के, उनमें पाई जाती हैं और 10 to 200 मीटर्स तक की डेप्थ तक जो है वो ये रहती हैं। इसके अलावा आर्कटिक ओशंस में जैसे कि स्पेशली बैरेंट्स सी है और उसके एडजेसेंट एरियाज़ में ये पाई जाती हैं। अगर जियोग्राफिकल रेंज में देखा जाए तो ये नॉर्वे, आइलैंड, ग्रीनलैंड एंड थ्रू आउट दी नॉर्थ सी पाई जाती हैं इन बोथ ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज़ में। एक्वाकल्चर सिस्टम इसका देखें तो कॉडफिश जो है वो एक्सटेंसिवली यूटिलाइज की जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, एक स्टेपल फूड है उनका। क्या तो कोड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री जो है ना उसमें अब रिसेंटली देखा जाए तो जुवेनाइल्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो गया है बिकॉज ऑफ द हाई प्रोडक्शन कॉस्ट्स, बट रिसेंटली देयर हैज़ बीन ग्रेट प्रोग्रेस टू डेवलप अ स्टेडी एंड सिक्योर कोड जुवेनाइल प्रोडक्शन मॉडल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कंजर्वेशन स्टेटस। तो अगर जो कॉडफिश होती है इसका माइल्ड फ्लेवर होता है और वर्सेटाइल क्यूलिनरी एप्लीकेशंस हैं। क्यूलिनरी मतलब कि ये कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, ये एक कॉर्नर स्टोन बन चुकी है ट्रेडिशनल डिशेस का वर्ल्ड वाइड। लेकिन इसका जो सस्टेनेबिलिटी है ना वो इस टाइम ग्रोइंग कंसर्न है, क्योंकि इसकी ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। इसी की बेस पे एक जर्नल है साइंस एडवांसेस, इन्होंने 2023 में एक रिसर्च की पब्लिश की है जिसमें इन्होंने कॉड फिश की प्रोडक्शन और इसकी प्रिजर्वेशन के हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है। अब हम देखते हैं इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि क्या क्या यूनिक्स हैं अबाउट कॉड फिश। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो फूड इंडस्ट्री में देखा जाए तो कॉड जो है वो हाईली वैल्यूड फ़िश है। ठीक है, इसका मीट जो होता है ना वो माइल्ड फ्लेवर्ड होता है, लीन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होता है और वर्सेटाइल होता है। ठीक है, मेकिंग इट सूटेबल फॉर वेरियस क्यूलिनरी प्रिपरेशंस। ठीक है, जैसा कि फ़िश पैलेट्स बनते हैं, फ़िश केक्स हैं और फ़िश फिंगर्स हैं। फिर हम देखते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो कोड जो है वो रिच इन प्रोटीन होती है, इसके अलावा इसमें फ़ैट्स बहुत लो होते हैं,
गुड सोर्स है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं स्पेशली, उसके अलावा वाइटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। ठीक है, जो डाइट कॉन्शियस कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो स्पेशली बहुत ज़्यादा इसको अपनी डाइट में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फैट्स इसके अंदर बहुत कम होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसकी फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स में इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो कॉड लिवर ऑयल होता है, यानी कॉड के लिवर से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो वाइडली यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए एंड डी का कंटेंट बहुत हाई होता है, एज वेल एज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम टूरिज़म एंड क्यूलिनरी कल्चर में देखते हैं इसको। तो वो रीजन्स जहाँ पे कॉड जो है वो क्यूलिनरी स्टेपल है, जैसे कि पोर्टुगल, नॉर्वे है, कनाडा है, तो उसमें ये वाइटल रोल प्ले करती है इन टूरिज़म एंड क्यूलिनरी कल्चर, यानी कुकिंग में। ठीक है, इसकी ये कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है ना, वो अट्रैक्ट करती है विजिटर्स को एंड सपोर्ट करती है लोकल इकोनॉमीज़ को थ्रू टूरिज़म रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं, फेस्टिवल्स एंड क्यूलिनरी टूर्स हैं। अगर इसका एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखा जाए तो कोड जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है वेरियस कंट्रीज़ में, जनरेटिंग अ सब्सटेंशियल रेवेन्यू फॉर फिशिंग नेशंस। ठीक है, ये जो इसकी ट्रेड है ना, वो कंट्रीब्यूट करती है टू द इकोनॉमी थ्रू एक्सपोर्ट अर्निंग्स है। उसके अलावा जॉब क्रिएशन होती है इन दी फिशिंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं इसके स्केल्स। तो स्केल जो है वो स्मॉल और साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं और पूरी इंटायर बॉडी सरफेस को कवर करते हैं, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर्स एंड एनवायरमेंटल एब्रेशंस। फिन्स देखें तो इस पे 3 डॉर्सल फिन्स होते हैं और 2 एनल फिन्स होते हैं। उसके अलावा अनपेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स होते हैं, इनमें कोई स्पाइंस नहीं होते, और जो टेल फिन होती है वो स्मॉल होती है। तो इनके अंदर जो इनका कलर भी होता है वो भी वेरी करता है, फ्रॉम ग्रीनिश ग्रे विद ऑरेंज ब्राउन टू ग्रे मोटलिंग कलर्स। माउथ देखें तो इसका जो अटलांटिक कोड है, इसका माउथ टर्मिनल होता है, यानी वेंट्रली पोजीशन होता है, क्योंकि ये बॉटम फीडर्स होते हैं, क्रैब्स वगैरह पे फीड करते हैं, तो जो इनको हेल्प करती है स्कैवेंजिंग एंड हंटिंग में इन अ वैरायटी ऑफ मेरीन इन्वायरमेंट्स। बिहेवियर की बात करें तो 2 टाइप का बिहेवियर इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक माइग्रेटरी बिहेवियर है, दूसरा पेरेंटल बिहेवियर। माइग्रेटरी बिहेवियर देखा जाए तो कोर्स जो है ना, इनमें सीजनल माइग्रेशंस बहुत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है, जिनको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, फूड अवेलेबिलिटी है एंड रिप्रोडक्टिव नीड्स है। तो जो ड्यूरिंग दी स्पॉनिंग सीज़न, जब इनका स्पॉनिंग सीज़न होता है, तो जो कोड फिश होती है ना, वो माइग्रेट कर जाती है अपने फीडिंग ग्राउंड से स्पेसिफिक स्पॉनिंग एरियाज़ में, जहाँ पे वो एग्स एंड स्पर्म रिलीज़ करते हैं वाटर में। और आफ्टर स्पॉनिंग क्या होता है, ये दोबारा माइग्रेट करके अपने फीडिंग ग्राउंड्स में आ जाते हैं और यहाँ से डिफरेंट फॉरेजिंग के लिए मूव कर जाते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, इन सर्च ऑफ बेटर इन्वायरमेंट एंड फूड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पेरेंटल बिहेवियर। तो पेरेंटल बिहेवियर इनमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं पाया जाता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या करते हैं, जब एग स्पर्म रिलीज़ हो जाते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो जो एग्स होते हैं ना, उनको मतलब ये छोड़ देते हैं, वो खुद ही डेवलप करते हैं। ठीक है, जब एग्स एक दफ़ा हैच कर जाते हैं ना लार्वी में, तो जो इनके कोड के यंग वंस होते हैं ना, वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं ओशन करंट्स के साथ, और वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो होती हैं ना इनकी, वो उन्हीं ओशन करंट्स के साथ साथ होती हैं बिफोर सेटलिंग टू द ओशन फ्लोर। नेक्स्ट हम इसके अंदर रिसर्च इंसाइट्स। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम रिसेंट रिसर्च इंसाइट्स के रिसेंट नॉलेज जो है वो इसके बारे में क्या है, कॉडफिश के बारे में। तो इनकी मैंने पहले भी बात की है कि एनुअल माइग्रेशंस ये करती हैं, जो इनमें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक माइग्रेट करती हैं स्पॉनिंग के लिए, फ्रॉम फीडिंग ग्राउंड्स टू द स्पॉनिंग एरियाज़।
ठीक है। तो लेकिन इनका जो ये मैकेनिज़्म है ना, जो इन मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, वो अभी तक अननोन है। तो सबसे पहले जो है ना, दो साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज एंड शेरिलाइन, इन्होंने रिसर्च की है इसकी माइग्रेशन के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि पॉप अप सैटेलाइट्स आर्काइवल टैग्स यानी पीसेट्स यूज़ किए। ये क्या होते हैं कि कार्बन फाइबर एक्स टैग्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डेप्थ एंड टेम्परेचर को आफ्टर एवरी 2 मिनट्स एंड वेयर। उसके अलावा इनका जो डेली का लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है ना, उसको भी मेजर करते हैं, उसके एस्टिमेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक हुआ ख़त्म। होप सो आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।